नमस्कार, आदाब। मेरा नाम कमर आगा है। आज की इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे बांग्लादेश की, जहाँ पे अभी बहुत मेजर डेवलपमेंट हुए हैं। अ, कल के दिन उन्हीं ने, वहाँ के जो इंटरिम गवर्नमेंट के चीफ हैं, उन्हीं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अनाउंस करके कहा कि फिलहाल इलेक्शन अब वहाँ पे नहीं होंगे, यानी जल्दी इलेक्शन की कोई संभावना नजर नहीं आती। उन्होंने कहा है कि रिफॉर्म्स पहले होंगे, और उनका मानना यह है कि जुडिशरी जो है वो बिल्कुल करप्ट हो गई है पूरी तरीके से। शेख हसीना का डोमिनेशन था, जितने भी जजेस थे वो उन्हीं के फेवर के थे। फिर उन्होंने ये भी कहा है कि जो डेमोक्रेटिक राइट्स थे उनको भी दबा दिया गया लोगों के पास से, यानी एक तानाशाही निजाम का शेख हसीना ने वहां पे स्थापना डाल दी थी। और फिर ये भी उन्हीं ने कहा कि बैंक को वगैरह में से भी बहुत पैसे गायब किए गए हैं। उनके जो खास लोग थे पॉलिटिकल पार्टीज से जुड़े हुए, उन्हीं ने लंबे लंबे लोन्स लिए और वापस नहीं किए। फिर ये भी कहा कि शेख हसीना ने सारे इंस्टीट्यूशन को बर्बाद कर दिया है। और तो इसके मतलब ये है कि उन्होंने साफ कह दिया कि पहले इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग का काम किया जाएगा, फिर उसके बाद देखा जाएगा, इलेक्शन के बारे में सोचा जाएगा। यानी ये है कि इंटरिम गवर्नमेंट के मतलब ये है कि सेना और जो वहाँ पे जो इंटरिम गवर्नमेंट होगी ये मिल के करेगी, और उन्हीं के पास, सेना के पास रियल पावर रहेगी, जैसा पाकिस्तान में है। और ये भी उन्हीं ने कहा कि भाई रिवोल्यूशनरी स्टूडेंट्स जो है अब वो चाहते हैं कि जल्दी से रिफॉर्म हो, तो यानी इसलिए भी वो कर रहे हैं। रिपोर्ट्स जो वहां से आई हैं वो ये सजेस्ट करती हैं कि वहां पे जो स्टूडेंट्स मूवमेंट था वो लोग अपनी पॉलिटिकल पार्टी भी बनाने की बात कर रहे हैं। इस तरह की बातें उन्हीं ने की। ये जो बातें हैं, इसकी उम्मीद थी कि बिल्कुल जो पहले शेख हसीना की पॉलिटिक्स थी, जिसके अंदर नेशनलिज्म नजर आती थी, नेशनल इंटरेस्ट को वो प्रोटेक्ट कर रही थी, अब वो बात नहीं होगी, बल्कि ये होगा कि रिलेशंस जो हैं वो अमेरिका से ज्यादा अच्छे होंगे। उस पर हम अभी बाद में बात करेंगे। ये है कि हमने ये भी देखा कि जैसे ही इंटरिम गवर्नमेंट बनी, वैसे ही अमेरिका ने फौरन ही अनइलेक्टेड इंटरिम गवर्नमेंट को मान्यता दे दी, और उससे कहा कि उनके जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथोनी ब्लिंकन है, उन्होंने कहा कि वो उन्हें बहुत खुशी होगी गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट करने के लिए, और अपना उन्हीं ने इच्छा भी जाहिर की। अब ये है कि ये जो थी यूनुस, डॉक्टर मोहम्मद यूनुस का बहुत पुराना संबंध अमेरिका से है। ये इन्हीं ने वहां से काफी समय से ये वहां पे काम कर रहे थे, बांग्लादेश की गवर्नमेंट के खिलाफ एक माहौल बनाना स्टेट डिपार्टमेंट में, और उसके अलावा दूसरे ह्यूमन राइट्स ग्रुप के साथ मिलके यूरोप में और अमेरिका में ये उनके लिए काम कर रहे थे। और इसके बदले में उनको कई एक अवार्ड भी मिले। उनको यूएस कांग्रेस का मिला गोल्डन अवार्ड। फिर उसके बाद बराक ओबामा ने भी उनको दिया एक मेडल ऑफ फ्रीडम। ये उनका बहुत बड़ा अवार्ड है जो इस तरह से कम लोगों को मिलता है, सिविलियन को, वो उनको मिला। फिर उसके बाद ये भी है कि वहां पे इनका काफी समय अमेरिका में गुजरा है, और ये वहां पे न्यू लिबरल इकोनॉमी की समझ की, पढ़ाई लिखाई की या जो किया, उसके बाद वहां पे नौकरियां भी काफी समय। फिर उसके बाद वहां से आने के बाद इन्हीं ने बहुत पैसा भी कमाया ग्रामीण बैंक बना के। ग्रामीण बैंक का कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छा था, कि उसका उनका कहना यह था कि वो लोग जो बैंक तक नहीं पहुंच पाते, जो बैंकिंग में नहीं से बाहर हैं, वो गरीब लोग, उनको छोटे छोटे लोन देके, ताकि वो लोकल छोटे छोटे कारोबार अपने कर सकें, रिक्शे वाले, ठेले लगाने वाले, या और उससे थोड़ा बड़े, उनके लिए लोन कम। मगर यह है कि इन्हीं ने गरीबों को तो लोन जरूर दिया, उससे उनके कारोबार भी चले बहुतों के, लेकिन उसका इंटरेस्ट जो था वो बहुत हाई था। 20% इंटरेस्ट उन्होंने चार्ज किया, जिससे उनके बैंक को बहुत आमदनी हुई, और उस बैंक की आमदनी से उन्होंने काफी फायदा उठाया, खासतौर से गवर्नमेंट को बदनाम करने में। ये उनका बहुत और साथ में वो कॉन्स्पायरिंग भी कर रहे थे
मतलब वहां पे उनका हुकूमत को टॉपल करने के लिए, गिराने के लिए। बांग्लादेश जो है वो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है इसकी काफी, वैसे तो हर देश की जो है स्ट्रेटेजिक लोकेशन होती है। बांग्लादेश की अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी में, अमेरिकन मिलिट्री स्ट्रेटेजी में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये ऐसी जगह पे है, बे ऑफ बंगाल पे, जिससे कि वो एक बहुत फायदा उठा सकते हैं। अमेरिकन पॉलिसी जो थी वो बेसिकली वहां पे थी, अमेरिका काफी समय से कोशिश कर रहा था कि बांग्लादेश जो है वो चाइना से अपनी दोस्ती छोड़े और वो क्वाड को ज्वाइन करे। ये एक अलायंस है जिसके अंदर जापान, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और अमेरिका इसके पार्ट हैं। और अमेरिकन गवर्नमेंट जो चाहती थी, सक्सेसिव गवर्नमेंट, और खासतौर से ये जो थे जो बाइडेन का बहुत एम्फेसिस था कि वो क्वाड को ज्वाइन करे, यानी चाइना के इन्फ्लुएंस से निकल के अमेरिका के साथ आ जाए। ये शेख हसीना पे काफी इन्फ्लुएंस था। और उनका ये भी था कि कहा जाता है कि जो वो आए थे लूटर्स और जिन्होंने आग लगाई, और ये बहुत इनके पास एक्सपर्टाइज था इस तरह से कि बिल्कुल ट्रिपल कर दो लोग सिस्टम को। और फिर आर्मी ने कोई एक्शन नहीं लिया, आर्मी ने बैठी रही, बल्कि शेख हसीना से कह दिया कि हम अपनी जनता पे गोली नहीं चलाएंगे, आप मुल्क 45 मिनट के अंदर मुल्क छोड़ दीजिए। उनको समय भी नहीं दिया, और वो चाहती थी जाने से पहले एक नेशनल एड्रेस करना, देश को से मुखातिब होना चाहती थी, वो उसकी भी चांस उनको नहीं दी। कहा जाता है कि आर्मी भी अमेरिका से मिली हुई थी। बातें तो बहुत सी हैं, उनका कंफर्म करना कहाँ से लेके आई, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं मैं आपको वो बता रहा हूँ। और ये है शुभा, ठीक है। बांग्लादेश की आर्मी को हमने देखा है, पहले भी वो दो भागों में बटी हुई रही है हमेशा। यही वो आर्मी है जिसने रिवोल्यूशन के बाद शेख मुजीबुर रहमान की हत्या की, और उसके बाद बहुत साल तक वहां पे इस्लामिक सेटअप को कायम किया। मुजीबुर रहमान ने सेकुलर सेटअप वहां पे बनाया था, सेकुलर गवर्नमेंट बनाई थी उनका, लेकिन उसके बाद ही बदल गया, पलटा, पूरा खेल ही बदल गया। उनके लोग बहुत से जेल गए जो रिवोल्यूशनरी थे और जिनकी बहुत बड़ा कुर्बानियां भी दी थी। उनके यहाँ एक ग्रुप है जो हमेशा से पाकिस्तान के साथ चाहता था, इस्लामिक हुकूमत तो पाकिस्तान से अच्छे से रिश्ते बना के रखना चाहिए। दूसरी तरफ वो भी हैं जो बांग्लादेश में रीजनल नेशनलिज्म जो है, बंगला नेशनलिज्म बहुत डीप रूटेड है। वो सुनार बंगला, वो चाहते हैं कि बंगाली नेशनलिज्म रहे, किसी देश के ऊपर न डेवलप हो, डिपेंडेंट हो, बल्कि सेल्फ रिलायंस और प्रमोशन करे, जिसको कि शेख हसीना वहां पे प्रमोट कर रही थी। मगर शेख हसीना खुद कंट्रोल छोड़ उनका नहीं रह गया था पार्टी के ऊपर, ऐसा लगता है, और गवर्नमेंट के ऊपर। इसी के करप्शन बहुत बढ़ गया था, वो सबको जेल में डालने लगी थी। और फिर उसके अलावा ये था कि जो किसी को बोलना बनता, जो जरा भी बोलता था उसके खिलाफ मुकदमा, जेल, ये सब उन्होंने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था लोगों का, जिससे उनकी पब्लिक इमेज बहुत खराब हुई। और फिर उसको बढ़ा चढ़ा के पश्चिम के जो मीडिया था उसने बहुत बढ़ा चढ़ा के किया। और ये जो ट्रेंड लोग थे ये बिल्कुल वैसे ही थे जैसे कि यूक्रेन के अंदर हमने देखा कलर रिवोल्यूशन, उस तरफ जो उन देशों में आया, उसमें कि जल्दी से आग लगा देना, लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब कर देना। या सीरिया के अंदर भी यही लोग, जब वहां के ऊपर वो आई मास मूवमेंट खड़ा हो गया अरब स्प्रिंग का, तो वहां पे भी ये कूद पड़े बीच में, आतंकवादी भी इनके साथ जुड़ गए, और आतंकवादियों के साथ जुड़ के उन्हीं ने वहां पे बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर को ठप कर दिया था। और वहां पे भी गद्दाफी के भी खिलाफ लीबिया में भी इसी तरह की हरकत हुई थी जिस तरह की बांग्लादेश में हुई। कहा यह जाता है कहा कि इन लोगों को पाकिस्तान ने ट्रेन किया था बांग्लादेश के लिए। कुछ ये भी रिपोर्ट्स अब आ रही है कि इसमें से कुछ लोगों को ट्रेनिंग तालिबान ने भी दी थी इस तरह के काम करने की। ये बातें बाद में पता चलेंगी, लेकिन जिस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं और वेस्टर्न मीडिया या वेस्टर्न के सोर्सेज से जो पता चल रही है, मैं वही बातें आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अमेरिका की जो डिमांड थी वो चाहती थी, हम पहले भी बात कर चुके हैं काफी, सेंट मार्टिन आइलैंड के ऊपर वो अपना एक
मिलिट्री या एयरफोर्स बेस बनाना चाहते थे। ये जो जगह है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये जो आइलैंड है ये यहाँ पे अगर बेस बनता है और बांग्लादेश में उसके बाकी जगहों पे वो अपने ठिकाने वो करते हैं, तो फिर तो चाइना के लिए, हिंदुस्तान के लिए, सबके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। मुझे नहीं लगता कि इंडिया भी इस बात को कभी एक्सेप्ट करेगा, इसलिए कि वहां से बैठ के वो बे ऑफ बंगाल को कंट्रोल करने के, उनका जो खासतौर से सी लेन्स हैं उनके ऊपर नजर रखना, और वहां से लेके गल्फ, वहां से लेके स्ट्रेट ऑफ मलाका तक, बिकॉज ये जो रूट है ये बहुत इंपॉर्टेंट रूट है। और यहीं से हम देखते हैं कि सब तेल और गैस की सप्लाई जो होती है, एनर्जी रिसोर्सेज जितना है वो आगे जाता है, अमेरिका तक जाता है, यूरोप जाता है, अमेरिका में इंडो पैसिफिक होता हुआ वो वहां पे चला जाता है। तो बे ऑफ बंगाल एंड स्ट्रेट ऑफ मलाका जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो अमेरिकन को लगा कि अगर ये वो यहाँ पे बेस बना लेते हैं तो ये उनके लिए सबसे बेहतर जगह होगी, और यहाँ से वो चाइनीज एक्टिविटीज जो है उस पूरे क्षेत्र में जो उनकी विस्तारवादी नीति है या जो एंटी अमेरिकन उनकी पॉलिसीज हैं उनको चेक करने में आसानी होगी, और बांग्लादेश क्वाड का मेंबर भी बन जाएगा, तो सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। एक बड़ा उनके लिए बहुत बड़ी जीत की बात होगी। फिर उसके बाद ये भी था कि अब देखना ये है कि प्लान तो अमेरिका बहुत बड़े बड़े बनाता है, अफगानिस्तान में, इराक में, सीरिया में, लीबिया में, सब जगह उन्हीं ने बनाए, लेकिन उससे हुआ क्या कि इनस्टेबिलिटी इन तमाम जगहों पे फैल गई और कोई वहां पे काम नहीं हो पाया। लेकिन इसमें भी उनका फायदा है कि जो प्रो एंटी अमेरिकन पॉलिसीज थी वहां की या नेशनलिस्ट गवर्नमेंट थी वहां की, वो तो इंटरनली इन्वॉल्व हो गई, या ये मुल्क जो थे सिविल वॉर में फंस गए, और जो काम कर रहे थे, ये जो प्रमोट कर रहे थे अरब नेशनलिज्म को या अलग अलग नेशनलिज्म को अलग अलग जगहों पे, वो काम खत्म हो गया। और उसका नतीजा ये हुआ कि वहां पे मिलिटेंसी फैल गई, कहीं इस्लामिक मिलिटेंसी तो कहीं दूसरी जगह, और उससे मुल्क इंटरनली आपस में लड़ाई झगड़े और अराजकता की तरफ है, अराजकता भी फैल गई। डर इस बात का है कहीं बांग्लादेश में तो ऐसा नहीं हो सकता। इसी बांग्लादेश में ऐसे ही दो भागों में बटा हुआ है बांग्लादेश, एक तरफ तो नेशनलिस्ट है तो दूसरी तरफ इस्लामिस्ट है, इनके बारे में हमने काफी पहले भी बात की थी। तो ये जो समस्या अब एक बहुत बड़ी खत्म हो गई, शुरू हो गई। और ये अब अमेरिकन ये भी चाहते हैं कि शेख हसीना जो थी उनकी जो कोशिश थी वो ये थी नेशनलिज्म को प्रमोट करना, वो उसके साथ साथ वो ब्रिक्स बैंक को भी उन्हीं ने ज्वाइन किया था, और ब्रिक्स की जो एक जो मेंबरशिप है, ये एक सिक्योरिटी एजेंसी, ये एक सिक्योरिटी, एक ग्रुप, जो नया ग्रुप इमर्ज हुआ है जिसमें इंडिया, रशिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये पहले ये मेंबर हैं, और ब्राजील। तो इस तरीके से 5, अब बहुत से नए मेंबर भी इसके बन गए हैं, और कुछ और देश भी है, लगभग 20-25 देश जो है वो इसको और ज्वाइन करना चाहते हैं। और इनका जो प्रोग्राम है वो हम सब जानते हैं कि आपस में ट्रेड करना, लोकल करेंसीज में डील करना, या ब्रिक्स करेंसी भी बनाने की बात चल रही है। उसमें ये होगा कि वो तो अमेरिका कभी एक्सेप्ट करने की बात, करने का कोई सवाल नहीं। तो अब ये जो है नई जो गवर्नमेंट है, मैं नहीं समझता, इसलिए कि ये बहुत ज्यादा जो इस वक्त हुकूमत है वहां पे, इंटरिम गवर्नमेंट जो बनी है, ये बहुत ज्यादा अमेरिका की तरफ इसका झुकाव नजर आता है। और ये क्वाड की मेंबरशिप भी ये चाहते हैं ले लें। अब इसमें जो बैलेंस था पहले, बांग्लादेश का जो झुकाव था वो इंडिया और चाइना की तरफ था, हम सब जानते हैं। वो एक समन्वय बनाए हुए थी, वो चाहती थी कि इंडिया से भी अच्छे रिलेशन रहे, बांग्लादेश के चाइना से भी अच्छे रिलेशन रहे। उसमें उन्हें काफी कामयाबी भी मिली थी। वो इंडिया के जो जेन्युइन कंसर्न थे उसका काफी ध्यान देती थी, यानी चाइना बहुत कोशिश कर रहा था कि उसको पोर्ट, डीप सी पोर्ट मिल जाए चिटागोंग या दूसरी जगह पे, वो उन्हीं ने कभी नहीं दिया। हालांकि उनका मिलिट्री कोऑपरेशन उनके साथ काफी था, लेकिन इस तरह की कोई चीज उन्हीं ने नहीं बनी थी। यानी बांग्लादेश में एंटी इंडिया
सेंटिमेंट या एंटी इंडिया प्लैंक को इस्तेमाल करने की इजाजत अपनी तरफ से वो नहीं दे रही थी। अब ये है कि अब जो नया समन्वय बनेगा, जो नया एक्सिस बन रहा है, वो ऐसा लगता है कि वो बांग्लादेश, अमेरिका, पश्चिमी देश, इनके साथ ज्यादा होगा। और मैं समझता हूँ कि क्योंकि जमात इस्लामी इस समय बहुत स्ट्रांग वहां पे है, बहुत इम्पोर्टेंट पोजीशन पे आ चुकी है, तो वो उधर जाने की बात, पाकिस्तान से भी अच्छे रिश्ते बनाने की। पाकिस्तान इस समय चाहता है कि एक बैलेंस बना के रखना, यानी अमेरिका से भी अच्छे संबंध, और चाइना तो उनका ऑल वेदर फ्रेंड है ही। चाइना के से मिलके वो एंटी इंडिया एक्टिविटी करेंगे, और अमेरिका के जो इस तरह के इंटरेस्ट हैं उस क्षेत्र में, उनको भी वो साथ में पूरा करेंगे, जैसा कि यहाँ पे किया। तो ये एक है, क्योंकि उनकी डिपेंडेंस बहुत ज्यादा इस वक्त अमेरिका पे है। उनको नया लोन चाहिए IMF से, वो अमेरिका की मदद से ही मिलेगा, और अमेरिका के बगैर उनकी इकोनॉमी आगे नहीं बढ़ सकती। वैसे भी उनकी इकोनॉमी लोन लेने के बाद भी आगे नहीं बढ़ पा रही, क्योंकि वहां पे करप्शन और दूसरी चीजें है। ये अलग टॉपिक है, हम अलग से बात करेंगे। तो पाकिस्तान का भी इन्फ्लुएंस वहां पे दखल है। पाकिस्तान के इन्फ्लुएंस के मतलब ये है कि एंटी इंडिया एक्टिविटी वहां से दोबारा से शुरू होने की कोशिश की जाएगी, और उसके अंदर बहुत से मिलिटेंट ग्रुप हैं जो हमारे नॉर्थ ईस्ट में ऑपरेट करते हैं, और जिनको काफी बांग्लादेश की मदद से उनको रोकने में, उनकी मिलिटेंसी को रोकने में कामयाबी मिली थी, मगर अब लगता है कि दोबारा से वहां पे सक्रिय हो सकते हैं। और इसी के चलते हुए अमेरिकन भी चाहते थे, शेख हसीना ने इस बात को बताया कि वो एक नया देश बनाना चाहते थे, बांग्लादेश को तोड़ के और म्यांमार को तोड़ के, यानी थोड़ा सा बांग्लादेश से लेके थोड़ा सा पार्ट लेके एक बीच में वो एक स्टेट बनाना चाहते थे, जिसके अंदर कैरन रिफ्यूजी, कुकीज और इस तरह के जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं वो वहां पर सेटल हुए, जो कि अधिकतर क्रिश्चियन समुदाय से उनका ताल्लुक है। शेख हसीना ने ये भी कहा था कि वो उन्हीं ने इजाजत नहीं दी इस तरह के मुल्क को तोड़ने के लिए, और यही कारणवश बना उनको सत्ता छोड़ने के लिए, और जो हुआ उनका ये चार्ज है अमेरिका के ऊपर। फिर उसके बाद ये भी है कि अब देखना ये है कि किस तरीके से नई जो एक्सिस है वो आने वाले समय में काम करती है। और ये भी है कि ये जो है इस समय जो गवर्नमेंट है इसका इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली हर तरीके से निर्भर होगी। और उन्हीं ने ये भी कहा है कल अपने जब वो फॉरेन डिप्लोमेट से मिले, जिसमें हिंदुस्तान के भी जो वहाँ पे राजदूत थे वो भी मौजूद थे, उन सब के सामने उन्हीं ने ये भी कहा कि वो दोबारा से टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे बहुत जोर देंगे। यानी टेक्सटाइल, बड़ी बड़ी अमेरिकन कंपनीज जो वहाँ पे ऑपरेट कर रही थी, उनमें से बहुत सी छोड़ के चली गई थी जून के महीने में, जैसे उनको पहले से पता चल गया था कि बांग्लादेश में कुछ होने वाला है, उनको वापस लाना और उनको दोबारा से स्टैब्लिश करना। हालांकि इंडिया का भी ट्रेड लगभग 13-14 बिलियन ऐसे ही है, मुझे ठीक से याद नहीं, इसी प्रकार है। और इंडिया एक मेजर कॉटन एक्सपोर्टर है, और वहां से टेक्सटाइल लेता है, बने रेडीमेड कपड़े वगैरह। इस तरह से इंडिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है वहाँ पे, और बहुत से अलग इश्यूज में बिजली भी भारत से जाती है, वहाँ पे बनाते भी हैं वो लोग वहाँ पे बिजली, रेल रोड कनेक्टिविटी चारों तरफ से जुड़ी हुई है। 4000 तक, ऑलमोस्ट 4000 किलोमीटर का बॉर्डर है भारत के साथ, तो भारत बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत से दुश्मनी जो है बांग्लादेश के लिए वो बहुत महंगी भी पड़ सकती है। और ये भी है कि अब ये देखना है कि वहाँ के ऊपर किस तरीके से आने वाले समय में हालात बनते हैं, और क्या जो जिस तरह की बातें हो रही हैं और जिस तरह के एंटी सोशल एलिमेंट्स वहाँ पे डोमिनेट कर रहे हैं इस समय, जो कि काफी मिलिटेंट भी हैं और दूसरे मुल्कों के इशारों पे काम कर रहे हैं, उससे लगता है कि कहीं डर इस बात का ये है कि कहीं इंस्टेबिलिटी ना फैल जाए, इसलिए कि बांग्लादेश में अमीर और गरीब के बीच में बहुत गैप है। कुछ लोग बहुत अमीर हैं और बाकी लोग बहुत गरीब हैं, और खासतौर से जब से वहाँ पे पैंडेमिक यानी कोरोना काल के आने के बाद से बांग्लादेश में लगातार इकोनॉमिक मेल्टडाउन, इकोनॉमिक नीचे चलती चली गई, प्राइस राइज बढ़ती चली जा रही है। उनकी जो सक्सेस स्टोरी थी वो बिल्कुल फेल हो गई, और अब वो वहाँ पे ये आने वाला, मैं समझता हूँ अगर चाहे अमेरिका के साथ डील करें या किसी के भी साथ रहें,
बहुत समय लगेगा इकोनॉमी को ठीक करने का, और ऐसे ये फोर्सेस हैं इनके रहते हुए इकोनॉमी ठीक होना भी बहुत मुश्किल नजर आता है। क्या होगा ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन जिस किस्म के संकेत वहां से मिल रहे हैं वो भारत के लिए नहीं बल्कि इस पूरे क्षेत्र के लिए अच्छे नहीं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाल के इसको देखा। अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे भी बढ़ाइए। आपसे ये हमारा अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर लिखिए, उससे हमें मदद मिलती है। धन्यवाद।